नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि नरेंद्र मोदी जी की सारी चमक खो गई है। जो चमकते रहते थे, उछल उछल के बोलते थे, जो जोर होता था, वो सब अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। वही पुराना टेप रिकॉर्डर बजाए जा रहे हैं। चेहरे पे एक अजीब तरह की उदासी है और वही चारों तरफ उनको घेरे हुए उनके सांसद हैं जो तालियां बजा रहे हैं। अदरवाइज मैं ये बताऊं कि मोदी जी के भाषण के बाद ट्विटर पर उसकी क्लिप्स का बिल्कुल हंगामा मच जाता था, लेकिन इस बार मैंने देखा कि राइट विंग वाले भी कोई उत्साह नहीं दिखा रहे थे उनके वीडियो क्लिप्स चलाने का, क्योंकि उसमें कुछ था ही नहीं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मोदी जी ने जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की बात की। वैसे भी मोदी जी बिना जवाहरलाल नेहरू का नाम लिए कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। हम लोगों के घर में कुछ पुराने बुजुर्ग थे जो कोई भी काम करने से पहले भगवान राम का नाम लेते थे, राम राम कहेंगे और उसके बाद कोई काम करेंगे। यहां तक कि अगर नोट भी गिनना हो तो पहले नोट को एक नहीं बोलते थे, राम बोलते थे, राम 2 3 ऐसे करके गिनते थे। तो मोदी जी भी जो हैं, नेहरू का नाम लिए बिना कोई काम नहीं कर सकते। नेहरू उनके लिए भगवान राम हो गए। और कहते क्या है कि नेहरू जी ईरान गए, ईरान में उनसे पूछा गया समस्याओं के बारे में, तो उन्होंने कहा 35 करोड़ समस्याएं हैं। नेहरू जी इतना सीधा झूठ क्यों बोल रहे हैं? वो भाषण आज भी रिकॉर्ड्स में अवेलेबल है, कोई भी निकाल के दिखा सकता है। नेहरू जी ने कहा था कि 35 करोड़ जनता की समस्या मेरी समस्या है। वो नेहरू जी थे भाई। आपकी तरह दो लोगों की समस्या नहीं सुलझा रहे थे, अदानी की और अंबानी की। उसमें भी अंबानी के छोटे भाई की समस्या सुलझने से सुलझ नहीं रही है। कल सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को भी डांट लगा दी कि भैया जल्दी जांच करो। तो आपकी तरह केवल बड़े अंबानी और अदानी की समस्या उनको नहीं सुलझानी थी, उनको इस देश की जनता की समस्या सुलझानी थी। और इस देश की जनता जानती है कि समस्याएं किस कदर सुलझाई गई। अगर आप आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री बने होते और 15 साल प्रधानमंत्री रह गए होते तो आप क्या करते? आप 24 घंटे यही कहते हैं अंग्रेजों ने ये कर दिया, अंग्रेजों ने वो कर दिया, अंग्रेजों ने फैक्ट्री नहीं बनवाई, अंग्रेजों ने ये नहीं करवाया, अंग्रेजों ने ये नहीं किया, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूं। इसके अलावा तो आप कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि 11 साल से तो आप नेहरू ने नहीं किया, इंदिरा ने नहीं किया, यही करते चले आ रहे हैं। हिम्मत आपकी इतनी है कि आप लोकसभा के अंदर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि 3 महिला सांसद आपकी सीट के सामने खड़ी थी। वो पंडित नेहरू थे जो दंगे में कूद गए थे, जा रहे थे जीप से, दंगा हो रहा था, कूद गए, उनके बीच में जाकर खड़े हो गए और सब खामोश हो गए, क्योंकि वो पंडित नेहरू थे, आप नहीं थे। आपकी तो हिम्मत नहीं है। कोई बताता है कि टायर फट गया था तो आप परेशान हो गए थे, रात भर परेशान रहे थे। कभी पंजाब जा रहे होते हैं तो कहते हैं कि अपने मुख्यमंत्री से कह देना कि मैं जिंदा बचकर आ गया। और कभी लोकसभा में 3 महिला सांसदों के डर से, निहत्थी महिला सांसद लोकसभा में कोई हथियार लेके तो जा नहीं सकता है, आप डर जाते हैं। और आपके चमचे कैसे हैं ये मैं बताता हूं। आपकी पार्टी को समर्थन है टीडीपी का। टीडीपी का एक बंदा टीवी चैनल पर बैठकर बोलता है कि 3 महिला सांसद मोदी जी को दांत से काट सकती थी। कमाल है भाई, 3 महिला सांसद मोदी जी को दांत से काट सकती थी। यह सुन के हंसी नहीं आती है, यह सुन के लगता है कि चमचागिरी का लेवल भी कितना गिर गया है। मोदी जी के चमचों का दिमाग कितना खाली हो गया है। मोदी जी के चमचों के पास उनको बचाने के लिए कुछ है ही नहीं। महिला सांसद मोदी जी को दांत से काट लेती, मोदी जी नहीं हुए चॉकलेट हो गए, अमरूद हो गए, जिनको दांत से काट लिया जाता। वाह, क्या इज्जत है हमारी महिला सांसदों की इन चमचों की नजरों में। मैं कभी इस शब्द का उपयोग नहीं करता हूं, लेकिन इतनी घटिया बात करने वाले को, चाहे वो टीडीपी का क्यों ना हो, चमचा अगर ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? और ऐसे प्रधानमंत्री को क्या कहा जाए जो 3 सांसदों के डर से संसद के अंदर नहीं जाता है, लोकसभा में नहीं जाता है, राज्यसभा में जाकर 1 घंटे 37 मिनट पुराना अपना बाजा बजाता है। मोदी जी का डायलॉग आप सुन लीजिए। मैंने यूरोप के साथ डील कर ली, मदर ऑफ ऑल डील, फलाना कर लिया, ढिमकाना कर लिया। आपके पहले व्यापार नहीं हो रहा था क्या? इंदिरा जी के जमाने में, राजीव जी के जमाने में, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में, नेहरू के जमाने में, शास्त्री जी के जमाने में क्या इस देश का व्यापार नहीं हो रहा था? जरा जाकर आंकड़ा देख लीजिए। ये जो मदर ऑफ ऑल डील, फादर ऑफ ऑल डील करने का, मदर फादर टाइम से बन गए होते आप
तो शायद आपको ये मदर ऑफ ऑल डील, फादर ऑफ ऑल डील का और मदर ऑफ डेमोक्रेसी, फादर ऑफ डेमोक्रेसी करने का इतना शौक नहीं होता। आपके पहले भी व्यापार हो रहा था, और व्यापार कुछ ऐसा हो रहा था कि अमेरिका के सामान जो आते थे हमारे यहां, उस पर हम टैरिफ लगाते थे, और अमेरिका में जो हमारा सामान जाता था उस पर 2.5-3% टैरिफ लगता था। अटल जी के जमाने में भी 3-3.5% टैरिफ था, कांग्रेस के जमाने में भी 2.5-3-3.5% टैरिफ था, और आपके जमाने में 18% टैरिफ लग गया है, और आप डील पर पीठ थपथपा रहे हैं। आप माला पहन लेते हैं कि बड़ी अच्छी डील हो गई। पीयूष गोयल कहते हैं अभी 4-5 दिन में डील फाइनल होगी, और विदेश मंत्री कहते हैं मुझे पता ही नहीं है क्या डील हुई है, यह सरकार चला रहे हैं या जोकरों का गैंग चला रहे हैं, आप किसी के समझ में नहीं आता है। झूठ झूठ और झूठ झूठ की हद आप देखिए। भक्तों को, और भक्त जब मैं कह रहा हूं तो मोदी भक्त अपने आप मान लीजिए, उनको चॉकलेट खिलाने के लिए, लॉलीपॉप खिलाने के लिए कल एक खबर चली, और खबर यह चली कि हमारे एनएसए अजित डोभाल मार्क रूबियो से मिले, और मार्क रूबियो से मिलकर उन्होंने कहा कि हम आपकी शर्तों पर डील नहीं करेंगे, हम ट्रंप की विदाई का इंतजार कर सकते हैं। मैंने पढ़ी वो खबर, और मैंने कहा कि जो डोभाल साहब पुतिन के सामने कुर्सी से किसी तरह से टिक कर डिटेल दे रहे थे, उनकी नंबर 2 लगभग जो अमेरिका के प्रशासन में है, मार्क रूबियो, अभी कुछ दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि मेरे बाद जो कैंडिडेट्स होंगे या मेरे बाद राष्ट्रपति पद के जो दावेदार होंगे वो मार्क रूबियो और जेडी वांस हो सकते हैं, तो समझ सकते हैं नंबर 2 उसकी हैसियत है। उसके सामने बैठकर डोभाल साहब इतना बोल कैसे गए, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। और जो कहते हैं ना खबर को पिंच ऑफ साल्ट के साथ लेना, तो मैंने भरोसा नहीं किया। मैंने कहा थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, और इंतजार करने पे क्या मिला वो खुद सुन लीजिए, जरा सी अंग्रेजी है, समझ में आएगी। Keshav, responding to your question regarding report by Bloomberg, I would like to say that there is absolutely no basis for that report. No such meeting or no such visit has taken place. सुन रहे हैं आप, सुबह खबर चल रही है कि डोभाल साहब मार्क रूबियो को हड़का के आए हैं, और शाम को रणधीर जायसवाल साहब जो हमारे प्रवक्ता हैं, विदेश विभाग के प्रवक्ता हैं, वो कहते हैं इस तरह की कोई मुलाकात हुई ही नहीं थी। यानी भक्तों को लॉलीपॉप खिलाने के लिए कि हमारे डोभाल साहब तो हड़का के आए हैं, भक्त वैसे ही धुरंधर देखने के बाद यह समझ रहे हैं कि डोभाल साहब तो बहुत बड़े तोप हैं। भक्त ऐसे ही कांधार जाकर आतंकवादियों को पहुंचाने वाले डोभाल साहब को बहुत बड़ा शूरवीर मान रहे हैं। एक फर्जी कहानी सुनकर उन भक्तों को यह बताया जा रहा है कि डोभाल साहब गए और रूबियो को हड़का कर चले आए, और पता चल रहा है कि डोभाल साहब की रूबियो से कोई मुलाकात ही नहीं हुई थी। ये झूठ परोस दिया गया ताकि व्हाट्सएप पर चलता रहे और भक्त अपने नशे में मस्त रहे। और जब पूरी झूठ की, क्या मैं कहूं उसको, गंगा कहूंगा तो गंगा का अपमान हो जाएगा, तो मैं ये कहूं कि जब झूठ का पूरा परनाला बह रहा है, ऊपर से नीचे तक हर आदमी सिर्फ झूठ बोलने पे लगा हुआ है, तो किसको दोष दिया जाए और किस पर उंगली उठाई जाए। प्रधानमंत्री का आप भाषण देख लीजिए, कहते हैं कि लाल किले का सबका भाषण देख लीजिए, किसी के पास कोई दृष्टि नहीं थी, किसी के पास कोई दृष्टि नहीं थी। तब तो यह हाल था कि एम्स बन गया, इसरो बन गया, भाखड़ा नांगल बांध बन गया, उस जमाने की बनी सड़कें अब तक चल रही हैं, कहीं उस पर कोई गड्ढा आपको दिखाई नहीं दे रहा है। पूरी दुनिया में नेहरू जी का सम्मान हो गया, नेहरू जी की मूर्तियां लग गईं। 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए, देश में कंप्यूटर क्रांति आ गई, देश में संचार क्रांति आ गई, देश में आईआईटीज खुल गए, देश में एम्स खुल गए। यह सब कुछ बिना किसी दृष्टि के हो गया था। दृष्टि के बाद क्या हुआ है कि रोड बनती है, उसके पहले उसका उद्घाटन हो जाता है आधी रोड पे, और जब पूरी होती है तो उसमें गड्ढा हो जाता है। राम मंदिर बनता है, उसके सामने बड़ी सड़क बनती है, सैकड़ों लोगों के घर उजाड़ दिए जाते हैं, पहली बारिश होती है और 22 गड्ढे उसमें हो जाते हैं। एक नया इंस्टीट्यूट नहीं खुलता है देश के अंदर, टोटल प्राइवेटाइजेशन हो जाता है। एमटीएनएल की बात कर रहे थे, बीएसएनएल की बात कर रहे थे कि उनका मजाक उड़ता था। अरे दुनिया भर में उस जमाने में वैसा ही इंटरनेट कनेक्शन मिलता था। आपके जमाने में तो बीएसएनएल और एमटीएनएल को गड्ढे में डाल दिया गया
ताकि जियो की कमाई हो सके, जियो यानी अंबानी, उनकी कमाई हो सके, एयरटेल की कमाई हो सके, प्राइवेट सेक्टर्स की कमाई हो सके। इसलिए पब्लिक सेक्टर में जो एमटीएनएल और बीएसएनएल मिला था उसको गड्ढे में खोद के डाल दिया गया। जरा पता कीजिए कि आपके यहां कितने लोग बीएसएनएल अब यूज कर पा रहे हैं या एमटीएनएल यूज कर पा रहे हैं। और आप बात करेंगे कि आपने कर दिया, बाप ने 3 मंजिला घर बनवा के दे दिया, उसके ऊपर आपने 1 मंजिल आधी अधूरी बनवा ली और आप कह रहे हैं 4 मंजिला मेरा बनवाया हुआ है, मैंने सबसे बड़ा काम किया क्योंकि सबसे ऊपर वाली मंजिल मैंने बनाई। यही करते करते 11 साल बिता दिया आपने। बोफोर्स बहुत याद आता है, रफाल भूल जाते हैं। एक रफाल खरीदा आपने, अब ऑपरेशन सिंदूर में उस रफाल का क्या हुआ, सारी दुनिया में कैसे मजाक उड़ा, वो मैं बताना नहीं चाहता हूं। आपके अपने आर्मी ऑफिसर्स ने क्या कहा वो भी मैं बताना नहीं चाहता हूं। लेकिन उस रफाल के अंदर जब आरोप लगा करप्शन का तो कह दिया गया कि कागज ही गायब हो गए, कागज मिल ही नहीं रहे हैं। फ्रांस के अखबारों में करप्शन की खबरें छपती रहीं और उसके मेंटेनेंस का काम उस अंबानी को दिया गया, छोटे अंबानी को दिया गया, जिसके खिलाफ 40,000 करोड़ रुपए साइफन ऑफ करने के अब आरोप लगे हुए हैं। और उस आदमी ने अपने हाथ से अपनी फैक्ट्री में एक उड़ने वाला जहाज बच्चों का नहीं बनाया था, उसको आपने रफाल के मेंटेनेंस का जिम्मा दे दिया। और आप बात करेंगे बोफोर्स की, 11 साल से है ना शासन में, तो बोफोर्स में जो गड़बड़ियां हुई थी पकड़ लीजिए और जो जिम्मेदार थे उनको सजा दे दीजिए। करना कुछ नहीं, बातें दुनिया भर की, झूठ झूठ झूठ, यहां का झूठ, इतिहास में झूठ, वर्तमान में झूठ, सिर्फ और सिर्फ झूठ। अभी कल ट्रंप ने फिर कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान की जंग रुकवाई और ये कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन सिंदूर करते हैं तो लोगों को बुरा लगता है। अरे करिए ना ऑपरेशन सिंदूर, हम सब खड़े थे। इतिहास में दर्ज है कि जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी ऑपरेशन सिंदूर के लिए, उसमें आपके अलावा पूरा विपक्ष था और सत्ता पक्ष था। आप नहीं गए थे, आपकी हिम्मत नहीं थी वहां भी विपक्ष का सामना करने की। और 4 दिन के अंदर आपने अमेरिका के कहने पर या पता नहीं कैसे समझौता कर लिया। ऐसे लड़ाइयां नहीं होती थीं। जब लड़ाई हुई थी 1971 की, तो बांग्लादेश को आजाद करके पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट के वो लड़ाई खत्म हुई थी। आज आपने ये हालत कर ली है कि बांग्लादेश से फ्लाइट चलती है सीधी कराची के लिए और बांग्लादेश आपका दुश्मन बना हुआ है। ये पॉलिसी आपने अपनाई है। कल इमरान प्रताप गढ़ी का बयान बहुत वायरल हो रहा है। कल उन्होंने एक अच्छी बात कही कि नेहरू का नाम आइंस्टीन के साथ लिया जाता था और आपका नाम एप्स्टीन के साथ लिया जा रहा है। दुनिया की सबसे बदनाम फाइल जब खुलती है तो आपका नाम आता है, आपके मंत्री हरदीप पुरी का नाम आता है और नाम आता है उस अनिल अंबानी का जिसको रफाल के मेंटेनेंस का ठेका दिया गया था। और आप बात करेंगे नेहरू की और इंदिरा की, घुसपैठियों की बात करेंगे। अरे भाई बताइए ना कितने घुसपैठिए पकड़े गए। जब संसद के अंदर सवाल पूछा जाता है कि बताइए कितने घुसपैठिए पकड़े गए, तो कह दिया जाता है सरकार को नहीं पता है, सरकार नहीं जानती कितने घुसपैठियों को पकड़ा गया है। और भाषण में घुसपैठिए घुसपैठिए घुसपैठिए। कल तक बिहार में घुसपैठिए थे क्योंकि चुनाव हो रहा था, परसों तक झारखंड में घुसपैठिए थे क्योंकि चुनाव हो रहा था, और अब बंगाल में घुसपैठिए आ गए हैं क्योंकि चुनाव हो रहा है। चुनाव खत्म होता है, घुसपैठिए खत्म हो जाते हैं। 11 साल से आप शासन में हैं, आपने घुसपैठियों को रोकने के लिए क्या किया है? जरा सदन को बताइए, जरा सदन को बताइए कि कितने घुसपैठिए आपने गिरफ्तार किए हैं। और सदन को यह बताइए कि आपका शासन आने के बाद अवैध जो घुसपैठिए हैं उनको भेजे जाने का नंबर कम होता जा रहा है, बढ़ता नहीं जा रहा है। कांग्रेस के राज में ज्यादा घुसपैठियों को पकड़ के बाहर भेजा जा रहा था। आपके समय वो नंबर लगातार गिरता जा रहा है क्योंकि आप सिर्फ चुनाव में घुसपैठियों की चिंता करते हैं, उसके अलावा तो आपसे कुछ होता नहीं है। और सबसे मजेदार बात, प्रधानमंत्री का दावा सुनिए। कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में हम शांति लेके आए। मणिपुर 2 साल से जल रहा है, ये शांति लेकर आए। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया, ये शांति लेकर आए। और राष्ट्रपति शासन हटा के ज्यों ही एक आदमी को इन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया, अगले दिन मणिपुर फिर से जलने लगा और ये कह रहे हैं ये शांति लेके आए। मणिपुर में शांति है। अगर मणिपुर में शांति है तो फिर तो कमाल है, फिर तो हर जगह शांति है। मैं क्या कहूं, प्रधानमंत्री हैं, पद का सम्मान हमेशा करने की इच्छा होती है, लेकिन जितनी बातें करते हैं उसके बाद सम्मान खत्म हो जाता है।
कहते हैं 2 किलो गाली मैं रोज खाता हूं। अरे शर्म कीजिए, जो मर गए हमारे पहले प्रधानमंत्री, जो मर गई इंदिरा गांधी, जो मर गए राजीव गांधी, उनको आप आज तक गाली दे रहे हैं। आप तो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आपकी आलोचना नहीं होगी तो क्या होगी? 11 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, इस पर आपकी आलोचना नहीं होगी तो क्या होगी? अमेरिका के साथ डील में अमेरिका कह रहा है कि उसके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए हमारा मार्केट खुल जाएगा, हमारे देश में अमेरिका के कृषि उत्पाद बिकेंगे, इस पर आपकी आलोचना नहीं होगी तो क्या होगी? आपके सबसे प्री कैपिटलिस्ट अडानी के ऊपर अमेरिका में केस चल रहा है, आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा? महंगाई दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है, बेरोजगारी दिन दूनी रात 10 गुनी बढ़ रही है, इस पर आपसे सवाल कोई पूछ ले तो आपको गाली लगती है। लेकिन आपको यह हक चाहिए कि आप मरे हुए प्रधानमंत्रियों पर, भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों को गाली देते रहे। कमाल है। यह राज्यसभा में दिया गया भाषण है और या फिर मरसिया पढ़ा जा रहा है भारतीय लोकतंत्र का और भारतीय नैतिकता का। यह तय करने का काम मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। लेकिन सच बताऊं, ऐसे भाषण सुनते हुए शर्म आती है कि कभी इस कुर्सी पर बैठकर पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग क्या शानदार भाषण दिया करते थे, देश को दिशा दिखाया करते थे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।